हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग फ्रिक्शन के ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को। ये जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हो, प्रॉब्लम नंबर 1। बेसिकली इस लेक्चर में हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो हर प्रॉब्लम किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और आपने फ्रिक्शन पहले पढ़ा है और आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर है, तो आप कॉन्सेप्ट को टेस्ट भी कर सकते हो इस प्रॉब्लम से। तो प्रॉब्लम नंबर 1 पहले हम देखते हैं, हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले प्रॉब्लम नंबर 1 को देख लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हो, दिया है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ए ब्लॉक। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये जो ब्लॉक है हमारे पास, इसके बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है हमारे पास म्यू, which is resting on that surface. Find the minimum force required to pull the block. Find the direction and magnitude of that force. मतलब मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए, मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए पुल करने के लिए। पुल करना मतलब खींचना। मतलब ये जो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, मैं इस ब्लॉक को आगे से खींच सकता हूँ। मतलब आप अगर यहाँ पर खड़े हो तो आप इस ब्लॉक को खींच सकते हो आगे से, ऐसे फोर्स अप्लाई करके। और आप इसे धक्का भी दे सकते हो, पीछे से धक्का भी दे सकते हो, जिसे हम कहते हैं पुश करना। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें पुश करने के लिए नहीं कहा गया है, पुल करने के लिए कहा गया है। तो आप एक फोर्स अप्लाई कर सकते हो इस ब्लॉक के ऊपर, एफ, किसी भी डायरेक्शन पे जो कि थीटा एंगल पर है, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये IIT-JEE 1987 में आ चुका है, PYQ है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। तो हम इसको एक्स एक्सिस मान सकते हैं और इसको ऊपर की तरफ वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस से जो है ये जो फोर्स है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इसका हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, जो कि ऊपर की तरफ आएगा। और नीचे की तरफ इस ब्लॉक का जो मास है mg, लेट द मास इज m, लेट द मास ऑफ ब्लॉक इज m। सो mg जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n आएगा और इधर की तरफ जो आएगा फ्रिक्शनल फोर्स F आएगा। सो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अब सेपरेटली। सो mg नीचे की तरफ आएगा और इस ब्लॉक के ऊपर क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें इस फोर्स का मिनिमम वैल्यू निकालना है। मतलब मिनिमम कितना फोर्स चाहिए तो कि ये जो ब्लॉक है जो मूव कर जाए आगे। अगर मिनिमम फोर्स से अब ज़्यादा फोर्स लगेगा तब भी ये मूव करेगा, लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। मतलब इतना फोर्स दोगे तो ये आगे मूव कर जाएगा, अगर इससे कम दोगे तो ये मूव नहीं करेगा, ऐसा कंडीशन है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ और भी फोर्स है जो है एफ साइन थीटा, इधर की तरफ फोर्स है एफ कॉस थीटा और इस डायरेक्शन पे फोर्स आएगा mg इन एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो कंडीशन है, आप क्या चाहते हो, ब्लॉक जो है वो मूव कर जाए, मतलब मूविंग टेंडेंसी ऑफ टू मूव द ब्लॉक। मतलब आप ब्लॉक को मूव करना चाहते हो, ब्लॉक की जो टेंडेंसी है वो मूव करने की टेंडेंसी है। मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, एफ लिमिटिंग। आप जानते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जनरली लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर इक्वल टू एफ एस। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, और जब इक्वल होती है तो उसको हम कहते हैं एफ एस मैक्स, दैट इज़ नथिंग बट लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा जो कि इक्वल होगा नॉर्मल रिएक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इन। सो हम फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। सो समेशन ऑफ एफ एक्स ले सकते हैं हम लोग, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। सो एक्स एक्सिस की तरफ आप लिख सकते हो, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एफ कॉस थीटा को बैलेंस करेगा। इसका मतलब एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन इक्वल टू 0, और आप डायरेक्टली इक्वल टू लिख सकते हो एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एन, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये जो mg है इसको बैलेंस करने के लिए ए प्लस एफ साइन थीटा आएगा। इसका मतलब n प्लस एफ साइन थीटा इज नथिंग बट आपका mg, एफ साइन थीटा प्लस n इज इक्वल टू mg। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब
अब यहाँ पर n की वैल्यू जो है आप निकाल सकते हो इक्वेशन नंबर 2 से, जो कि होगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। और ये जो n की वैल्यू आपको मिला आप इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इज नथिंग बट म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन n, लेकिन आपने नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया है जो कि है एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। सो आप म्यू के साथ आप एफ साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसको इधर ले रख सकते हो। सो एफ कॉमन आ जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज नथिंग बट म्यू टाइम्स एम जी, और एफ आप निकाल सकते हो यहाँ से इज नथिंग बट म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये जो फोर्स है इसको हम कहते हैं पुल फोर्स, मतलब ब्लॉक को आगे मूव कराने के लिए जो पुल फोर्स चाहिए वो वैल्यू है ये वैल्यू, लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू। सो आप मैक्सिमम मिनिमम थ्योरी यूज कर सकते हो और जनरल ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन से भी ऑब्टेन कर सकते हो इसको। सो देख लेते हैं एफ की जो वैल्यू है हमारे पास आई है म्यू एम जी बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आप जानते हो कि टेन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू होता है, जो है लैम्डा इज द फ्रिक्शन एंगल। लैम्डा क्या है आपका फ्रिक्शन, लैम्डा इज द फ्रिक्शन एंगल। सो अब हम म्यू की जगह लैम्डा टेन लैम्डा यूज कर सकते हैं, टेन लैम्डा टाइम्स एम जी, नीचे भी हम टेन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। और बोथ साइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर यू कैन मल्टीप्लाई विथ साइन लैम्डा। अब साइन लैम्डा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कॉस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। सो साइन लैम्डा टाइम्स एम जी, और नीचे जो आएगा टेन लैम्डा मतलब साइन लैम्डा बाई कॉस लैम्डा। सो कॉस लैम्डा से आपने मल्टीप्लाई किया मतलब साइन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब कॉस लैम्डा टाइम्स कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला आप देख सकते हो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ ए माइनस बी। सो आप इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ थीटा माइनस लैम्डा, और ऊपर की तरफ है हमारे पास साइन लैम्डा एम जी। ये जो फोर्स है ये एफ है। अब मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये फोर्स ये जो एफ है और ये जो एफ है ये तो सिमिलर है, मतलब ये जो है इस एक्सप्रेशन को हमने लैम्डा के टर्म में लिखा है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स मतलब कॉस थीटा की जो वैल्यू है, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के जो वैल्यू है जो मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब कॉस थीटा माइनस लैम्डा अगर मैक्सिमम होगा तभी तो ये मिनिमम होगा, ये कॉन्सेप्ट है। सो ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हो cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। सो यहाँ पर x की जगह थीटा माइनस लैम्डा, सो cos ऑफ थीटा माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। इसका मतलब थीटा माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी 0। सो थीटा आप जानते हो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। ये कौन सी कंडीशन है? सो एफ मिनिमम आप लिख सकते हो। मिनिमम फोर्स कितना होगा? मिनिमम फोर्स होगा आपका साइन लैम्डा टाइम्स एम जी। सो एम जी साइन लैम्डा बाई 1 इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा भी लिख सकते हो। और ये जो एम जी साइन थीटा है कई बार क्या होता है कि टेन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। सो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर जिसका एंगल है लैम्डा, और पिथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। ये म्यू होगा, ये 1 होगा, ये रूट ओवर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा यूजिंग दी पिथागोरस थ्योरम। सो आप यहाँ से साइन लैम्डा की भी वैल्यू निकाल सकते हो जो कि आएगा म्यू बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। सो मिनिमम फोर्स कितनी होगी आप यहाँ से लिख सकते हो। मिनिमम फोर्स एफ मिनिमम इज नथिंग बट वैल्यू है जो एम जी साइन थीटा है, जो आपको याद रखनी है, ये मिनिमम वैल्यू है एम जी साइन थीटा। अब ये जो ट्रायंगल है आप देख सकते हो, इस ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं? मिनिमम वैल्यू साइन लैम्डा की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं
म्यू बाई रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, सो एम जी म्यू टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये वैल्यू भी आप लिख सकते हो। सो मिनिमम वैल्यू को आप बेसिकली एम जी साइन थीटा और एम जी साइन लैम्डा लिख सकते हो, और मिनिमम वैल्यू को आप एम जी म्यू बाई रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर भी लिख सकते हो। सो यही है वो मिनिमम वैल्यू, इतनी मिनिमम फोर्स हमें चाहिए पुल करने के लिए इस ब्लॉक को, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है, अब ये जो स्टेप था ए फिजिकल टू म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यहाँ पर आप मैक्सिमम मिनिमा थ्योरी का भी यूज़ कर सकते थे। तो बेसिकली हम वही देखेंगे। अगर आप चाहते हो नोट डाउन करना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम मैक्सिमम मिनिमा थ्योरी का एप्लीकेशन कैसे होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो एफ की जो वैल्यू है म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये हमारे पास है। सो हम लिख सकते हैं एफ की जो वैल्यू है वो वैल्यू है हमारे पास म्यू एम जी बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सो यूजिंग मैक्सिमम मिनिमा थ्योरी आप देख सकते हो एफ जो है इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा वेरी हो सकता है, मतलब थीटा तो हमें नहीं पता, थीटा अननोन है। सो यूजिंग मैक्सिमम मिनिमा थ्योरी एफ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, डी एफ डी थीटा जो है वो जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब डी डी थीटा ऑफ म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये जो है इसकी वैल्यू जीरो होगी, और जीरो इज इक्वल टू म्यू एम जी को आप बाहर ले सकते हो, और डी डी थीटा टाइम्स कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये डिनोमिनेटर पे है तो अभी इसको पावर जो है आप -1 ले सकते हो। सो बेसिकली ये जो होगा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टू द पावर -1। सो इसको हम लिख सकते हैं म्यू एम जी -1 जो है डेरिवेटिव आप करोगे तो -1 आगे आ जाएगा, और म्यू कॉस थीटा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका जो पावर होगा वो -2 हो जाएगा, फिर से इसका डेरिवेटिव होगा। सो म्यू साइन थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होगा प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो टर्म है म्यू एम जी, ये तो कॉन्स्टेंट, ये जीरो नहीं हो सकता, ये -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये जो वैल्यू है टू द पावर -2, ये जो वैल्यू है ये भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो है, मतलब ये जो टर्म है म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस टर्म को जीरो होना होगा टू सेटिस्फाई इक्वलिटी, ठीक है। सो म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो हम लिख सकते हैं यहाँ से। सो बेसिकली आप साइन थीटा को उधर ले सकते हो, म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और हम लिख सकते हैं कॉस थीटा को आप नीचे ले जा सकते हो। सो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, और आप जानते हो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, दिस मीन्स टेन थीटा म्यू इज इक्वल टू टेन लैम्डा हम लिख सकते हैं, टेन लैम्डा, दिस मीन्स थीटा इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली प्रीवियसली हमने यही ऑब्टेन किया था कि थीटा इक्वल टू लैम्डा होगा। सो बेसिकली हमने क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। सो मिनिमम फोर्स कितना होगा, सो मिनिमम फोर्स इज नथिंग बट एम जी, क्योंकि इस एक्सप्रेशन पे अगर आप थीटा इज इक्वल टू लैम्डा पुट करते हो तो हमने प्रीवियसली देखा था कि एम जी साइन लैम्डा था, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एम जी साइन थीटा, और इसको चाहो तो एम जी साइन लैम्डा को रिप्लेस करके आप म्यू बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। यही है वो मिनिमम फोर्स जितनी हमें चाहिए, ठीक है। सो ये एक PYQ था IIT JEE का, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। सो ये जो स्टेप था मिनिमम फोर्स निकालने का, वो इस स्टेप के बाद आप मैक्सिमम मिनिमा भी यूज़ कर सकते हो, और जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो रिलेशन है वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है। इफ म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट, horizontal acceleration of the cart that is required to prevent block B from falling, मतलब ये जो ब्लॉक B है
ये रिजिडली अटैच नहीं है इस कार्ट के साथ। आप देख सकते हो ये जो ब्लॉक है बी, इस ब्लॉक को हम कहते हैं इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ये है ब्लॉक बी। और ये जो कार्ट है आप देख सकते हो ये जो कार्ट है ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव करता है। मतलब इस एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये जो ब्लॉक है ये नीचे गिर ना जाए, ठीक है, वो वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड करना है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये एक स्यूडो फोर्स की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें स्यूडो फोर्स कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस था और ये जो है हमारे पास कार्ट है। यहाँ पर जो है ब्लॉक नंबर बी है। अब मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है इसका जो मास है उसका मास हम लेते हैं m। लेट द मास ऑफ ब्लॉक B इज स्मॉल m। अगर ये जो कार्ट है ये आगे की तरफ ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब ये जो फ्रेम है, ये जो कार्ट का जो फ्रेम है, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और हाँ, ये कार्ट और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इन दोनों सरफेस के बीच में वो है म्यू। अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो ब्लॉक तो वैसे ही गिर जाता, मतलब कोई भी एक्सेलरेशन आप दे दो ब्लॉक नीचे ही गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक को रोके रखेगा, ठीक है। तो हमें निकालना है वो एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो ये जो फ्रेम है, ये जो कार्ट का जो फ्रेम है, आप एक्सिस सिस्टम भी ड्रॉ कर सकते हो। मान लो कि ये एक कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये जो फ्रेम है ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है। अगर आप यहाँ पर खड़े हो और इस जो ये जो इवेंट है इसको आप ऑब्जर्व करते हो तो आप यहाँ पर हो इनर्शियल फ्रेम, मतलब ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम। क्योंकि ये जो सरफेस है आप इसको एक रोड मान सकते हो, अर्थ का रोड, और अर्थ को हम हमेशा इनर्शियल फ्रेम ही लेते हैं, तो ये जो पर्सन है वो इनर्शियल फ्रेम ही होगा। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन ये जो ब्लॉक, ये जो कार्ट है वो ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये जो फ्रेम है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये जो फ्रेम है ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और हम जानते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी कोई बॉडी होती है उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगते हैं। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम के साथ अटैच्ड बॉडी कौन सा है, बी, जो कि रिजिडली अटैच तो है नहीं। इसका मतलब ये जो बी ब्लॉक है इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ आएगा। सो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं, ये जो है ब्लॉक नंबर बी, मतलब ये जो ब्लॉक था ब्लॉक नंबर बी, इसका मास है स्मॉल m। तो mg जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसकी तरफ यहाँ पर जो है स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, लेकिन मूव करने की टेंडेंसी है। इसका मतलब वो मूव करने की टेंडेंसी को हमें रोकना है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, Fs मैक्सिमम, दिस इज F लिमिटिंग, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है B, इसके ऊपर इधर की तरफ जो फोर्स आएगा वो आएगा Ma, जो कि है स्यूडो फोर्स। आप इस Ma को ऐसे भी दिखा सकते हो, ये हमारे पास स्यूडो फोर्स। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है हमारे पास म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन n। अब ये जो Ma है यहाँ से भी एक नॉर्मल रिएक्शन कार्ट जो है उसको एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा आगे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन आएगा आगे की तरफ, और पीछे की तरफ क्या आएगा, स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि कार्ट की जो एक्सेलरेशन है वो आगे की तरफ है। इसका मतलब जो ब्लॉक है उसके ऊपर जो स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा वो पीछे की तरफ एक्ट करेगा। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपकी तरफ स्यूडो फोर्स की किस डायरेक्शन भी होगा, इस डायरेक्शन। अगर आपकी जो मास है वो कैपिटल M है तो स्यूडो फोर्स की वैल्यू होगी कैपिटल M इंटू ए, जो कि इस एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करेगा, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू M इंटू ए, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हम हमेशा जानते हैं म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन Ma, और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो mg के इक्वल होगा, तभी तो ये ब्लॉक जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा। नहीं तो ये अगर mg ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, मतलब ब्लॉक जो है वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन
हमें उस गिरने की जो टेंडेंसी है, नीचे मूव करने की जो टेंडेंसी है, उसको प्रिवेंट करना है। इसका मतलब ये जो म्यू एम ए जो कि है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू, ये इक्वल होगा एम जी के। ठीक है, तो आप लिख सकते हो म्यू एम ए इज इक्वल टू एम जी, और एम को आप कैंसिल कर सकते हो, सो एक्सेलरेशन विल बी जी बाई म्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इस प्रॉब्लम में। सो यही होगा हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू। सो इतना एक्सेलरेशन आप अगर देते हो, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको आप जानते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको म्यू से डिवाइड करके जो वैल्यू आपके पास आएगा, उस एक्सेलरेशन को आपको काट को देना होगा, तभी जाके ये ब्लॉक जो है नीचे नहीं गिरेगा, अदरवाइज ये ब्लॉक जो है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है, एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है फ्रिक्शन पे, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज हेल्ड अगेंस्ट वॉल। ये जो है वॉल है हमारे पास, और ये जो ब्लॉक है इसको आपको अपने हाथों से आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन। 100 न्यूटन फोर्स लगा के आपने इसको वॉल के अगेंस्ट क्या किया, इसको प्रेस करके रखा है। अभी ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ये जो है फोर्स 100 न्यूटन, ये आपने लगाया है फोर्स। इफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल, मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो है म्यू, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 0.5। द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 100, 50, 49, 24.9। सो ये एक MCQ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि ये जो ब्लॉक है इसका FBD देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि 100 न्यूटन है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर म्यू इंटू कैपिटल N, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। आप देख सकते हो कि अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स आएगा, mg नीचे की तरफ आएगा। आपने 100 न्यूटन इधर की तरफ अप्लाई किया है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा, नॉर्मल रिएक्शन N होगा 100 न्यूटन के बराबर ही होगा। और यहाँ पर जो है फ्रिक्शन फोर्स F, हमें नहीं पता कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन से वैल्यू कम होगा, मतलब जनरल स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये हमें नहीं पता ये, और हमें यही निकालना है। तो पहले हम देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो कि है हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो है म्यू इंटू एन। सो नॉर्मल रिएक्शन है 100 न्यूटन, और म्यू की जो वैल्यू है वो है 0.5। सो 0.5 इंटू 100 न्यूटन इज नथिंग बट 50 न्यूटन। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इस केस में 50 न्यूटन है। लेकिन अब देखते हैं कि वेट कितना है, mg की जो वैल्यू है वो है 5 kg मल्टीप्लाइड बाई 9.8। और आपको इसको सॉल्व करते हो तो 5 इंटू 9.8 जो कि 49 आना चाहिए। सो बेसिकली ये जो होगा 49 न्यूटन होगा। इसका मतलब ये जो mg है वो है 49 न्यूटन, लेकिन ये जो फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो है 50 न्यूटन। और ये जो mg फोर्स है आप देख सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, मतलब यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन द वाई डायरेक्शन के लिए हम लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू mg। इसका मतलब ये 49 न्यूटन आएगा। तो 49 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। अगर बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, नहीं, ये जो mg है उसके बराबर होगा ये f। लेकिन आप देख सकते हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो 50 न्यूटन है, जो कि mg से ज़्यादा है। अगर आप इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कंसीडर करते हो तो ये तो ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, वो कि जो कि इस केस में नहीं है। ये जो ब्लॉक है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसका मतलब ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो mg के इक्वल होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल वो नहीं होगा। सो F इज इक्वल टू 49 न्यूटन। ये एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, तो 49 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। इस प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास 2 ब्लॉक्स है जो कि एक पुली के साथ कनेक्टेड है। देख सकते हो, फॉलो द गिवन फिगर। हमें ये गिवन फिगर ऑलरेडी गिवन है। ब्लॉक ए इज रेस्टिंग इनिशियली ऑन ब्लॉक बी एंड द 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय द फ्रिक्शनलेस पुली। मतलब ये जो पुली है यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ए फोर्स F इज अप्लाइड, आपने एक फोर्स F को अप्लाई किया है ऑन ब्लॉक ए।
ये जो ब्लॉक ए है इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने अप्लाई किया है हॉरिजॉन्टली, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द ब्लॉक्स मूव विथ सेम वेलोसिटी। हमें ड्रॉ करना होगा ये जो फिगर है, आप देख सकते हो ये पुली है, इसका मतलब इधर को टेंशन आएगा और यहाँ पर ए फोर्स आपने अप्लाई किया है, और ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है दोनों सरफेस बिल्कुल रफ सरफेस है। यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, और इस सरफेस के मतलब सरफेस बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, यहाँ पर भी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू। तो हम पहले हम लोग ए ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। सो ए ब्लॉक के लिए पहले हम मासेस को मान लीजिए इसका मास है कैपिटल एम और इसका मास है स्मॉल एम। सो पहले ब्लॉक आप देख सकते हो इधर की तरफ जो है वो फोर्स एफ है, इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N1 है, इधर की तरफ क्या है mg फोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है क्योंकि इसकी मास जो है वो स्मॉल एम है, और इधर की तरफ जो है टेंशन T जो कि इधर की तरफ है टेंशन T। ऑब्वियसली इस सरफेस पे एक फ्रिक्शन आएगा क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन किधर को आएगा, फ्रिक्शन पीछे आएगा जो कि हम लिख सकते हैं F1। सो फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं फॉर ब्लॉक ए, सो फॉर ब्लॉक ए हम ये लिख सकते हैं कि T प्लस F1 इज डायरेक्टली इक्वल टू कैपिटल F एंड N1 जो है वो mg के इक्वल होगा। ये दोनों हम ब्लॉक ए के लिए लिख सकते हैं। सो T प्लस F1, और F1 की जो वैल्यू होगी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T प्लस इस इक्वेशन को F1 को हम लिख सकते हैं म्यू इन टाइम्स N1 जो कि होगा कैपिटल F। सो T प्लस म्यू N1 की जो वैल्यू है वो म्यू mg है। सो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। और सिमिलरली फॉर ब्लॉक बी हम फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करने वाले हैं। अब ये जो ब्लॉक बी है इसके ऊपर ये छोटा सा ब्लॉक है, इसका मतलब उस छोटे से ब्लॉक जो है ब्लॉक नंबर ए, उस ब्लॉक का भी वेट जो है उसके ऊपर आएगा, मतलब इसके लिए स्मॉल mg जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और इस ब्लॉक का जो खुद का जो वेट है वो कैपिटल mg जो कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड आएगा, और इसके ऊपर जो है टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन पे आएगा। अब देख सकते हो जितने भी फोर्सेस है हमें उसको दिखाना है, और ये जो ब्लॉक है ये आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक एंड दिस सरफेस ये जो ब्लॉक है वो आगे जाएगा, मतलब इस ब्लॉक पे इस सरफेस पे फ्रिक्शन पीछे आएगा, सिमिलरली ये जो सरफेस है इस सरफेस पे भी फ्रिक्शन पीछे आएगा। सो इधर को हम लिख सकते हैं म्यू टाइम्स, और हाँ ये जो फ्रिक्शन F1 है वो फ्रिक्शन इधर को आएगा क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, और इधर को जब फ्रिक्शन आएगा वो है F2 जो होगा वो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। सो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा, नॉर्मल रिएक्शन N2। अब इस mg को नीचे की तरफ दिखा सकते हैं mg प्लस कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, और ऊपर की तरफ सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन को दिखा सकते हो। तो अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिख सकते हैं फॉर ब्लॉक बी, इस ब्लॉक के लिए हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू म्यू F1 प्लस F2, और आप जानते हो F1 को हम क्या लिख सकते हैं म्यू टाइम्स N1 का मतलब म्यू mg प्लस F2 को हम लिख सकते हैं म्यू टाइम्स N2 क्योंकि ये दोनों जो फोर्सेस है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है। ठीक है, अब हम वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लिख सकते हैं N2 इज डायरेक्टली इक्वल टू कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg। सो ये जो N2 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो T इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू mg प्लस, और यहाँ पर जो है म्यू N2, इसका मतलब ये N2 की जगह आप लिख सकते हो कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg टाइम्स म्यू। सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो टेंशन है वो है, आप म्यू को कॉमन ले सकते हो, म्यू जी को कॉमन ले सकते हो आप 2m प्लस कैपिटल M। ये जो है ये हमारा पास टेंशन की वैल्यू है, लेकिन हमें फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए अब इक्वेशन नंबर 1, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 आप देख सकते हो, ये है इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी राइट
वी कैन राइट टी प्लस म्यू एम जी इज डायरेक्टली इक्वल टू एफ। इसका मतलब टी का जो वैल्यू है आप यहाँ पर पुट कर सकते हो म्यू जी इंटू 2m प्लस कैपिटल M प्लस म्यू टाइम्स एम जी विच इज इक्वल टू एफ। इसका मतलब एफ का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, आप म्यू जी को कॉमन ले सकते हो, म्यू जी को आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर स्मॉल m ऐड हो जाएगा, मतलब 3m आ जाएगा। 2m प्लस स्मॉल m, 3m प्लस कैपिटल M। दिस इज द फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। ये जो वैल्यू है ये फोर्स का वो वैल्यू है जो हमें निकालना था। मतलब इतना फोर्स आप अप्लाई करोगे तो ये जो ब्लॉक है आगे की तरफ जो वेलोसिटी मूव करेगा, ये ब्लॉक पीछे की तरफ उतना ही वेलोसिटी से मूव करेगा। मतलब दोनों ब्लॉक को सेम वेलोसिटी से मूव कराने के लिए हमारे पास इतना फोर्स चाहिए। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 को देखते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M रेस्टिंग ऑन ए टेबल, फॉलो द फिगर एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक B। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर जो ब्लॉक B है उसका हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास निकालना है ताकि विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द सिस्टम। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है आप देख सकते हो। ये जो कनेक्टेड है ए ब्लॉक से बी ब्लॉक, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और ये जो स्ट्रिंग है वो एक वॉल से कनेक्टेड है। तो हम इसको वॉल, ये जो है बेसिकली वॉल है और ये जो है एंगल, दिस इज द एंगल थीटा। मतलब हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे ये स्ट्रिंग वॉल से कनेक्टेड है वो है थीटा एंगल। और ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन है वो टी है। तो हमें निकालना है बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ताकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो मेंटेन रहे। मतलब ये ब्लॉक, मतलब इसकी मास कितनी होनी चाहिए ताकि ये ब्लॉक बिल्कुल नीचे की तरफ मूव ना करे। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, ये तो कितनी भी कम मास दे दो इस ब्लॉक को ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन है, इसकी मैक्सिमम मास कितनी हो सकती है ताकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जो है वो मूव ना करे। ठीक है, मतलब कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। तो पहले तो हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं ब्लॉक नंबर ए के लिए। ब्लॉक नंबर ए के लिए आप देख सकते हो इसका जो मास है कैपिटल M। पहले हम इसका जो मास है ब्लॉक बी के लिए उसका मास हम एज्यूम कर लेते हैं कि m डैश है। लेट द मास ऑफ ब्लॉक बी इज m डैश। ब्लॉक बी का जो मास है वो है m डैश। सो पहले हम ब्लॉक ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ब्लॉक ए के लिए mg, कैपिटल mg नीचे की तरफ आएगा, मतलब वेट जो है वो नीचे की तरफ आएगा। ये और ये एक टेबल है तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन n आएगा और इधर की तरफ एक फोर्स आएगा और इधर की तरफ एक टेंशन आएगा जो कि हमें देखना है इस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। अब ये जो टेंशन है आप दो कंपोनेंट ले सकते हो, टी कॉस थीटा और ऊपर की तरफ टी साइन थीटा। मतलब यहाँ पर जो टेंशन आएगा वो टी कॉस थीटा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ब्लॉक नंबर ए, इसके लिए जो टेंशन इधर की तरफ, मतलब ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो है टी कॉस थीटा। सो टी कॉस थीटा इधर की तरफ एक्ट करेगा और इधर की तरफ मतलब मूव करने की टेंडेंसी हो रही है, मतलब मूव ना करे तो मैक्सिमम मास निकलना है। मतलब जब मूव करने की टेंडेंसी हो बट ये ब्लॉक जो है वो मूव नहीं करना चाहिए, ये कंडीशन। मतलब यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, ए लिमिटिंग। सो आप जानते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए हमेशा म्यू इंटू एन करते हैं और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू के बराबर है। तो फॉर ब्लॉक ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिमिटिंग इज डायरेक्टली इक्वल टू टी कॉस थीटा। सो एफ लिमिटिंग टी कॉस थीटा के बराबर होगा और ये जो एम जी है, मतलब ये जो वेट है ये नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगा ऑब्वियसली। सो नॉर्मल रिएक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू एम जी। सो लिमिटिंग को आप लिख सकते हो म्यू टाइम्स कैपिटल एन, यहाँ से यहाँ तक म्यू एन इज इक्वल टू टी कॉस थीटा।
आपके पास n है जो है म्यू टाइम्स एम जी, ये जो है आपके पास t cos थीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। सो म्यू एम जी इज नथिंग बट इज डायरेक्टली इक्वल टू t cos थीटा। अब हम देखेंगे कि ब्लॉक बी के लिए क्या कंडीशन है। ब्लॉक बी का जो मास है वो हमने एज्यूम किया है एम डैश। सो वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा और इसके ऊपर सिर्फ ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये जो स्ट्रिंग मतलब यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रिंग है इससे कनेक्टेड है और कोई भी फोर्स इस पर नहीं है। ये बॉडी फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक बॉडी फोर्स है, आप जानते ही होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बॉडी फोर्स कहते हैं। ये बॉडी फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ये जो ऊपर की तरफ है टेंशन, कौन सा कंपोनेंट, टी साइन थीटा कंपोनेंट। दिस मीन्स टी साइन थीटा इज डायरेक्टली इक्वल टू एम डैश जी। सो फॉर ब्लॉक बी आप लिख सकते हो टी साइन थीटा इज डायरेक्टली इक्वल टू एम डैश टाइम्स जी। सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1 क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा को आप इधर ले सकते हो, मतलब टी कॉस थीटा अब लिख सकते हो कि टी कॉस थीटा इज डायरेक्टली इक्वल टू म्यू एम जी, और इसको आप 1 मान लो, 1 मान सकते हो। सो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा के नीचे आएगा, मतलब टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इज डायरेक्टली इक्वल टू एम डैश जी डिवाइडेड बाय म्यू एम जी। टी कॉस थीटा म्यू एम जी के बराबर है तो टी कॉस थीटा यह नीचे आएगा म्यू एम जी। इसका मतलब टी से टी कैंसिल होगा, टैन थीटा इधर आएगा, म्यू जी से जी कैंसिल होगा और एम डैश बाय म्यू टाइम्स स्मॉल एम। सो आप लिख सकते हो एम डैश इज नथिंग बट म्यू एम, सॉरी ये कैपिटल एम है, म्यू एम टैन थीटा। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है इसका मैक्सिमम जो मास है एम डैश, उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू एम टैन थीटा, इतनी हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो अब नहीं रहेगा, मतलब वो डायनामिक कंडीशन आ जाएगा। डायनामिक कंडीशन मतलब ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये जो ब्लॉक है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा।